अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान में इंतखाबात हुए और उनमें रिकॉर्ड धांधली हुई और इस धांधली के सबूत भी मंजर आम पर आ चुके हैं। और इस धांधली से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर बड़ी बड़ी जमातों ने अब इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आके खड़ी हो गई हैं, जिसके बाद पूरा मंजरनामा तब्दील हो गया है। एक खबर यह भी है कि अब इन इंतखाबात को कलअदम करार देकर नए इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त भी दायर हो चुकी है। इस हवाले से भी आज तफसील से बात करेंगे। साथ में आपको यह भी बताएं कि अब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का वजीर आजम बनने या फिर हुकूमत बनाने का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो चुका है। ये ख्वाहिश अब उनकी पूरी नहीं होगी इस प्रोग्रेस के बाद। इस पर भी बात करेंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इस प्रोसेस के बाद यानी अगर री इलेक्शन होता है या उन हलकों में इलेक्शन होता है जिनमें ये रिगिंग हुई है तो उसका फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा होगा तो कितना फ़ायदा होगा, और नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान होगा और कितना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसका फ़ायदा पीटीआई को है और नुकसान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को है। दोस्तों, ये खबरें बड़ी हैरान कुन चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक एक करके तफसीलन आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात आपसे कहना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, आलाकार बने हुए हैं, प्रोपेगेंडा मशीनें बने हुए हैं और ये झूठी खबरें फैला रहे हैं। अब पहले पाकिस्तान के आम शहरियों को इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। अब ये लग गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएज और एमएनएज के पीछे। अब उनको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ रहे हैं, दूसरी जमातों में जा रहे हैं ताकि लोगों का ये जहन बने और लोग छोड़ने पर मजबूर हो जाए। हकीकत आपको मैं बता देता हूँ। ये जियो न्यूज़ की एक ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है इस वक्त वायरल हो रही है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उस पर रिस्पॉन्स आया वो भी सुना देता हूँ ताकि आपको आईना हो जाए। दोस्तों, ये जियो न्यूज़ की ये है। इसके मुताबिक NA-27 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल खान का शहबाज शरीफ से राबता, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ये जियो न्यूज़ खबर चला रहा है। इस पे इकबाल अफरीदी जो है, ठीक है, जिनका ये नाम लिया जा रहा है मोहम्मद इकबाल खान अफरीदी, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। वो कहते हैं, मैं इमरान खान का सिपाही हूं, हर मुश्किल में साथ दिया है और देता रहूंगा। नौ मुंतखब MNA मोहम्मद इकबाल खान ये कहते हैं, और वो कहते हैं झूठों पर अल्लाह की लानत हो। ये मीडिया आपका ये खबरें चला रहा है, बिल्कुल झूठी, जिसकी इकबाल खान साहब ने खुद तरदीद कर दी है। ये वारदाती है, दूसरी जानिब सरगर्म है, वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं, और आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम मिलके इसी तरह इनकी वारदातों को एक्सपोज करते रहेंगे। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। करना आपको सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पर, अब आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले तो जमात इस्लामी ने इन इलेक्शंस में जो रिगिंग हुई कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा सीटें जीत रही थी, जिनको देखकर ताकतवर हल्के परेशान हो गए। उन्होंने फिर मैनेज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को नहीं देनी, दीगर जमातों में ये तकसीम कर देते हैं। कुछ पीपल्स पार्टी के हिस्से में डाल दी गई सीटें, कुछ मुस्लिम लीग नून के हिस्से में डाल दी गई सीटें, कुछ जमात इस्लामी, कुछ MQM। अब जमात इस्लामी ने तो इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें ये वाली सीटें नहीं चाहिए, यहाँ से वो कैंडिडेट जीत रहे थे, उन्हीं का हक बनता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स का उन्हीं को मिलनी चाहिए। जमात इस्लामी के हैं जनाब कराची से हाफिज नईमुर रहमान साहब, उन्होंने अपनी सीट ये कहकर वापस कर दी है कि जनाब मैं ये नशस्त नहीं ले सकता, ये तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट इस पर जीत रहे थे और उन्हीं का हक है, उन्हीं को मिलनी चाहिए। इसी तरह से पीर साहब पगारा जो हैं JDA के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि जनाब हमारी सीटें छीन कर जरदारी को दी गई और अब 2 हमारे पास सीटें बची हैं, लिहाजा ये भी ले लो, हमें ये वाली सीटें नहीं चाहिए और हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। इसके बाद फिर जनाब
TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके सरबराह हैं साद रिजवी साहब। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद है और मैं ये फॉर्म 45 सारे जो हैं ये तहरीक इंसाफ को देता हूँ और मैं तहरीक इंसाफ का गवाह हूँ। इस तरह जमात इस्लामी के जो हैं उम्मीदवार वो गवाह बन गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने वाली रिगिंग के। अच्छा, ये तो सियासी लेवल पर बात थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कानून में इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है और फिर कानून कहता क्या है। तो जी डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए एक दरखास्त दायर कर दी गई है और दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन को जो है वो फरीक बनाया गया है। और दरखास्त दायर करने वाले कौन है जी? अली खान नाम है इनका, एक आम शहरी हैं, उन्होंने दरखास्त दायर की है। और दरखास्त में वो कहते हैं कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। ठीक है, वो कहते हैं कि इन इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी, जो अभी बनने वाली है, यानी जो ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब मिलकर जो ये एक कारनामा अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, एक झूठा कारनामा जिसकी कोई बेस नहीं है, तो उन्होंने दरखास्त दी है और ये इस्तदा किया कि इसको रोका जाए, इस हुकूमत को बनने से रोका जाए क्योंकि ये गलत बन रही है, अभी तक तो फैसला ही नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि अदलिया की ज़ेर निगरानी 30 रोज़ में नए इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए। वो कहते हैं इन इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और नए इंतखाबात करार दिए जाएँ। वो कहते हैं धांधली, इलेक्शन फ्रॉड की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात भी सुप्रीम कोर्ट दे। और वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अच्छा ठीक है, वो ये डिमांड करते हैं कि जनाब अब इन इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और नए सिरे से सारे इंतखाबात किए जाएं। तो इसके अलावा जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में और इलेक्शन कमीशन में जो है वो मुतअद्दिद दरखास्तें जमा कराई जा चुकी हैं कि ये हल्के हैं, इन हल्कों पर जो है दोबारा इंतखाबात कराए जाएं, इनमें रिगिंग हुई है या फिर हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है और फॉर्म 45 ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हम जीत चुके हैं। इस हवाले से एक ये प्रोग्रेस हुई है कि जनाब एक हल्का है, अयाज अमीर साहब हैं चकवाल से, उनकी दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने आरओ को तलब कर लिया है और उन्होंने ये कहा है कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है वो तो फॉर्म 45 है, अगर उसके मुताबिक आप वाकई जीते हैं तो हम आपको सीट दे देंगे। तो अगर इस तरह से होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी सारी सीटें वापस मिल जाएंगी। अगर इस तरह नहीं भी होता, आपको ये लगता है कि इन हलकों में हेर फेर हुई है, इस हवाले से कानून क्या कहता है? इस हवाले से जी कंवर दिलशाद साहब हैं, ये हैं कंवर दिलशाद साहब जनाब इलेक्शन कमीशन के ये साबिक सेक्रेटरी हैं। ये क्या कहते हैं इस हवाले से? ये कहते हैं कि जनाब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को जो सेक्शन 9 है वो ये कहता है कि जिन हलकों में गड़बड़ हुई है उनको कलअदम करार दिया जा सकता है, यानी सारे इलेक्शंस को कलअदम ना करार दिया जाए, एटलीस्ट वो हलके 60-70 हलके जिनमें पीटीआई कहती है या दीगर जमातें कहती हैं कि धांधली हुई है, हेर फेर हुई है, गड़बड़ हुई है, उनको कलअदम करार दिया जाए और उन हलकों में दोबारा से इंतखाबात करवाए जाएं। ठीक है, और वो कहते हैं कि कंवर दिलशाद साहब ने कहा है कि फॉर्म 47 जो है वो तमाम उम्मीदवारों के सामने तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसमें वोटों से मुतालिक तमाम मालूमात दर्ज की जाती हैं और अगर फॉर्म 47 जल्दबाजी में तैयार किया गया है तो आरओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, वो कहते हैं, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद होने से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें भी खलल पड़ा है। वो भी ये एडमिट कर रहा है कि हाँ इंटरनेट भी बंद हुआ, रिजल्ट्स देर से आए, फॉर्म 45 अलग है और फॉर्म 47 कुछ और कहता है। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर्म 47 जो है वो कैंडिडेट की मौजूदगी में उसकी ज़ेर निगरानी फॉर्म 47 तैयार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, किया जाता है, लेकिन फॉर्म 47 जो है वो तो उनको थमा दिया गया, उनकी मौजूदगी में ये फॉर्म 47 नहीं बना, ना फॉर्म 45 बना है। तो ये तो वाज़े शवाहिद है इलेक्शन के कुछ हलकों में जो है वो रिगिंग के ये मौजूद है। इसके अलावा वीडियोस बहुत सारी मौजूद हैं।
یہاں پہ وہ کاؤنٹنگ کی بات کر رہے ہیں، ری کاؤنٹنگ کی، تو جہاں پر ووٹس جلا دیے گئے ہیں وہاں پر ری کاؤنٹنگ کیسے ہوگی؟ جہاں پر ڈبے ہی اٹھا لیے گئے وہاں پر ری کاؤنٹنگ کیسے ہوگی؟ لہٰذا ری الیکشن تو ہو سکتا ہے، اور اگر ری الیکشن ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دوستو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ ہماری 50 60 یا 70 جتنی بھی نشستیں ہیں وہ اس وقت ہم سے چھین لی گئی ہیں ریگنگ کر کے، ہمارے پاس اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں، فارم 45 موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا وہاں پر ووٹ بینک ہے اور واقعی پی ٹی آئی جیتی ہے۔ اگر جیتی ہے تو وہ سیٹیں چلی گئی ہیں نون لیگ کی طرف، ایم کیو ایم کی طرف اور پیپلز پارٹی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب جب دوبارہ الیکشن ہوتا ہے ان حلقوں پہ، یا تو پہلے فارم 45 کے تحت ان کو سیٹیں واپس کر دی جائیں گی، یعنی وہ جو واپس ہوں گی وہ کہاں سے جائیں گی؟ وہ ڈیڈکٹ ہوں گی نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے اور ایم کیو ایم سے، ان کی سیٹیں کم ہوں گی، اور وہ ایڈ کہاں ہوگی؟ وہ پی ٹی آئی میں ایڈ ہوگی۔ تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ نون لیگ کو ہوگا، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو ہوگا، اور فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس طرح اس وقت جو پوزیشن ہے ان جماعتوں کی ملا کے پی ڈی ایم 2.0 کی، اس کے مطابق پورے نمبر یہ بنتے ہیں ان کے حکومت بنانے کے ریزرو سیٹیں ملا کے۔ لیکن اگر اس میں سے کوئی 60 70 سیٹیں یا 50 سیٹیں بھی یا ایون 40 سیٹیں بھی ڈیڈکٹ ہو جاتی ہیں تو پھر دور تک ان کا امکان نہیں ہے گورنمنٹ بنانے کا، تو پھر ان کا جو خواب ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے۔ اور ویسے تو ابھی سے درخواست دی جا چکی ہے کہ ان کو یہیں پر روک دیا جائے گورنمنٹ بنانے سے، تو ان کی سیٹیں کم ہو جائیں گی، پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں بڑھ جائیں گی۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، اور اگر اتنی بڑھ جاتی ہیں جتنا وہ کلیم کر رہے ہیں، تو پھر تو وہ سنگل پارٹی کے طور پر ہی وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ اگر نہیں، اگر 2-4 ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، 2-4 سیٹوں کی، تو وہ پھر کسی اور پارٹی کے ساتھ لائک ایم کیو ایم یا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اتحاد کر سکتی ہے۔ لیکن یہ اتحاد جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہی وہ جماعتیں ہیں جن کے خلاف بیانیہ بنا کر پاکستان تحریک انصاف آج اس پاپولیرٹی پہ ہے۔ اگر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ڈیمیجنگ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بغیر بھی جو ہے ان کے ساتھ اگر نہیں ملتی تحریک انصاف تو پھر بھی ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب اسمبلی میں جائیں گے یہ لوگ، وہاں پر وزیر اعظم کا چناؤ ہوگا، تو جو ریکوائرڈ ہیں سیٹیں وہ تو کسی کے پاس نہیں ہوگی، یہ سارے مل کے بھی نہیں پوری کر سکتے، اور پاکستان تحریک انصاف اکیلی بھی نہیں کر سکتی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پھر دوبارہ الیکشن ہوگا، سیکنڈ ٹرن ہوگا۔ جب سیکنڈ ٹرن ہوگا تو سیکنڈ ٹرن میں پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا، ظاہر سی بات ہے اسمبلی میں اس کی سیٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی، جب زیادہ ہوگی تو پھر ان کا پرائم منسٹر بن جائے گا۔ پھر 100 دن کا ٹائم ہوگا، 100 دن کے بعد پھر اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے، تو تب بھی پاکستان تحریک انصاف کی پوری نہیں ہوں گی سیٹیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک اور آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت بناتے ہی 100 دن سے پہلے ہی اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور ری الیکشن کال کر دیں۔ پھر دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن کرتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سیٹیں لے سکتی ہے۔ تو یہ سارے آپشنز پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں، اور یہ آپشنز دیگر جماعتوں کے پاس موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر امپلیمنٹیشن، اصل جو ایشو ہے، اصل جو چیز ہے وہ امپلیمنٹیشن کی ہے، وہ اس پر ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ یہاں پر اب قانون کے جو رکھوالے ہیں، جو قانون کے کسٹوڈین ہیں، جو پاکستان کی عدلیہ ہے، پاکستان کی عدالتیں اور جج ہیں، وہ اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں۔ اگر تو وہ رول پلے کرتے ہیں اس میں کوئی پازیٹیو، تو ان کا نام تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اگر نہیں کرتے، مصلیت کے تحت پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر تاریخ ان کے لیے سیاہ باب کی طرح ہوگی۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔